बच्चों, आज हम कक्षा 7 के इतिहास की पुस्तक के अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, जिसे एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास, जिसे मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं, और आधुनिक इतिहास, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो कक्षा 7 में हम लोग मध्यकालीन इतिहास अर्थात मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस मध्यकालीन इतिहास में हम 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो पहला हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से यह मानचित्र का कार्य शुरू होता है। मीन्स हम कैसे चीज़ों को मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पहला मानचित्र बनाने का प्रयास अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो आपको नक्शा दिखाया गया है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है, जो भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाता है। यह एक किसी भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया पहला प्रयास था। और इसके बाद मानचित्र 2 जो 1720 में बनाया गया, और उस बनाने वाले मानचित्रकार का नाम फ्रांसीसी था। फ्रांसीसी जो कि सही ढंग से मानचित्र बनाने का कार्य शुरू करते हैं, और यह उनका जो दूसरा प्रयास था। तो इस मानचित्र में हम देखेंगे कि इस को बनाने में किस प्रकार से यह सही ढंग से मानचित्र का प्रयोग किया गया है। और हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनाने के बाद 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगने लगा, जिसका अध्ययन करना आसान हो गया। पहले वाले अल इदरीसी में बनाए गए मानचित्र में बिल्कुल यह उल्टा था। जिसको हम आज दक्षिण देखते हैं उसको उत्तर दिखाया गया, जिसको उत्तर देखते हैं उसे दक्षिण दिखाया गया है। में इस दिशाएँ जो है बिल्कुल विपरीत हैं, तथा उसमें फारसी का प्रयोग किया गया है, जिसे पढ़ना भी सभी लोगों के बस की बात नहीं थी। अब हम इसमें देखेंगे कि नई और पुरानी शब्दावली में किस प्रकार परिवर्तन होता है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान शब्द, जो हिंदुस्तान शब्द की परिभाषा है, वह उस समय आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र के इलाके से था। बाद में धीरे धीरे इसका राजनीतिक अर्थ भी बदल लगा, जैसा कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सल्तनत जैसे जैसे बढ़ती गई उसका प्रसार होता गया। इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ने लगे, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसी तरह से 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो के द्वारा प्रयोग किया गया शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत की एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा है, वहाँ हिंदुस्तान में राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, जो कि आज हम जोड़ते हैं। इसी तरह से हम शब्दों का प्रयोग अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से करते हैं। जैसा कि विदेशी उदाहरण के लिए विदेशी आज हम जो इस्तेमाल करते हैं
विदेशी का अर्थ होता है जो भारतीय न हो, अर्थात जो दूसरे देश से आया हुआ है या वहाँ का रहने वाला, उसे हम विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्य युग में विदेशी का अलग अर्थ था। विदेशी का अर्थ यह भी था कि जो एक गांव की बात दूसरे गांव से कोई व्यक्ति आता था, जो कि अनजाना था, ऐसे समाज में ऐसे व्यक्तियों को भी विदेशी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी हो जाता था, किंतु यह गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक और जाति परंपराओं से जुड़े होने पर एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब हम देखेंगे कि इतिहास के स्रोत क्या हैं। इतिहास के स्रोत का मतलब इस मध्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किन किन तरीक़ों को अपनाते हैं। अब हम इस काल में अध्ययन के लिए हम जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उसमें जो है सिक्के हैं, शिलालेख हैं, स्थापत्य हैं तथा लिखित सामग्री भी जो है कुछ इतिहास के स्रोतों की जानकारी देने के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी इस्तेमाल धीरे धीरे कम होने लगा। अब हम इसमें देखेंगे कि इस समय कागज़ क्रमशः जब सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो गया तो लोग ग्रंथों को, शासकों के वृत्तांतों को, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेज़ों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर इनका उपयोग करना कठिन था, क्योंकि इनका रख रखाव, इनको रखने के तरीके काफ़ी जो है कठिन थे। इन पांडुलिपियों को लिखने का कार्य भी बड़ा दुरूह था। उन दिनों छापेखाने नहीं थे। लिपिक या नकल नवीस ऐसे लोगों को कहा जाता था जो कि लिखने की कला में प्रवीण होते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी होगी तो आप देखेंगे कि नकल उतारने में जब आप किसी शब्द को आसानी से नहीं समझ पाते हैं तो आप अपने मित्र की लिखावट नहीं समझ पाते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे अंदाज बस आप उसका लगा करके उस शब्द को लिखते हैं और धीरे धीरे वह नकल जब कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो फिर आपके भी अक्षरों को पढ़ने में सक्षम नहीं होता है। तो इस तरह से कई बार जब यह लेखन की प्रक्रिया होती है तो उसमें बहुत सी गलतियां भी पाई जाती हैं। इस तरह से एक पांडुलिपि दूसरी पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में बहुत सारी गलतियां होती हैं। अतः मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। और इसमें मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। जैसे 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1336 में और दूसरी बार इसको 2 वर्षों बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहालयों में कहीं दबकर पड़ा था। अब हम अध्ययन ये करेंगे कि किस प्रकार से नए सामाजिक और राजनीतिक समूह भारत में मध्यकाल में उभरने लगे। सन 700 से और 700 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से
इस काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकियों के दर्शन हुए, जैसे सिंचाई करने के लिए रहट का प्रयोग, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्र जिसमें बारूद से हथियार बनाने का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जिसमें कि आलू, मक्का, मीर, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर के आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता का अर्थ यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना तेज हुआ। अवसर की तलाश में लोग झुंड बनाकर एक दूसरे जगह पर यात्राएं करते रहे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा तथा अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का ये महत्व बढ़ा, उसमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र निकला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं था, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ भी मराठा को सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका भी बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से हो रहा था और पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए, और कृषकों के इस नए समूह ने क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा ज़मीन हो गई और कुछ के पास कम ज़मीन हो गई। कुछ मवेशियों को पालते थे, कुछ खेती बाड़ी करते थे और समाज में अंतर बढ़ने लगे। लोग जातियों उपजातियों में बंटने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जा स्थायी नहीं थे। किसी जात विशेष में सदस्यों के हाथों में किसी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण था। इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जात का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा था तो किसी क्षेत्र में कोई दर्जा था, अर्थात इनका प्रभाव उनके ये खेतीबाड़ी करने और उनके ये दबाव के आधार पर हुआ करता था। बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जातियाँ जो होती थी, और इसके बाद इन्हें जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई होते थे। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही होगा। कि इसका जो शेष भाग होगा उसका वर्णन दूसरे वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।